बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिना करीम। मेरा ताल्लुक प्रॉपर्टी डीलिंग से है इन बहरिया टाउन कराची। मैं इस फील्ड में 2 साल से वाबस्ता हूँ और इन 2 सालों में हर छोटे बड़े कदम पर मेरा कुछ लोगों ने बहुत साथ दिया है, रहनुमाई की है, जिनमें से एक नुमान तवक्कल साहब हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुमान तवक्कल साहब, जो एज अ गेस्ट हमारे पास आज मौजूद हैं, जिनसे हम एक्सपर्ट राय लेंगे, रहनुमाई हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिना कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? बहुत फाइन, अल्लाह का शुक्र है। सॉरी, आज आपने हमें टाइम दिया, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सवालात थे जो हम आपकी एक्सपर्ट राय लेना चाह रहे थे, क्योंकि बहरिया का पास, प्रेजेंट और फ्यूचर मालूम करना चाह रहे हैं। खैर वो तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं तो आप अपनी थोड़ी सी राय से आगाह करें। हम अपने क्लाइंट को किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं बहरिया इन्वेस्ट करने के लिए, बहरिया में लिविंग स्टाइल अपनाने के लिए, बहरिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है, क्यों हम लोगों को बहरिया की तरफ लेकर आए? एक है बहरिया टाउन कराची का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आप समझना चाह रही हैं। दूसरा आप समझना चाह रही हैं कि जो नया क्लाइंट या नया इन्वेस्टर या वो लोग जो मुस्तकबिल में बहरिया में रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्हें मोटिवेट करे या जिससे वो कन्विंस हों कि बहरिया टाउन उनके लिए फर्स्ट चॉइस है लिविंग के लिए, बहरिया टाउन उनके लिए फर्स्ट चॉइस है इन्वेस्टमेंट के लिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले बहरिया टाउन कराची को समझते हैं हम। मेरी जो ओपिनियन है इसमें कि बहरिया टाउन कराची को समझने से पहले आपको बहरिया टाउन के दीगर प्रोजेक्ट्स को भी टेस्ट केस स्टडी के तौर पे देखना होगा। बहरिया टाउन कराची ने जब कराची के अंदर अपना प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया 2012 और 13 में, उससे पहले वो पाकिस्तान के दीगर शहरों में अपने 3 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है। बहरिया टाउन इस्लामाबाद, बहरिया टाउन पिंडी और बहरिया टाउन लाहौर। जहाँ पे आज जिस लिविंग स्टाइल के साथ लोग रह रहे हैं, उसकी मिसाल पाकिस्तान के किसी और प्राइवेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसी है। उसी कमिटमेंट को लेके बहरिया टाउन की इंतजामिया जब कराची के अंदर अपने प्रोजेक्ट को लाई, तो उन्होंने एक प्लान पेश किया कि हम कराची में इस तर्ज का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो आज तक कराची के लोगों का विजन उसको लेकर क्लियर नहीं था, पर बहरिया इंतजामिया ने गुज़िश्ता 7 साल की 8 साल की अथक मेहनत के बाद जो कमिटमेंट लोगों से किए थे, जिस लिविंग स्टाइल का वादा किया था, वो आज हमारे सामने जीता जागता सबूत मौजूद है बहरिया टाउन कराची में। इसके साथ आपकी जो सवाल का दूसरा पार्ट है कि लोग कैसे कन्विंस हों, मजीद क्लाइंट कैसे आए और यहाँ रिहाइश इख्तियार करें, तो बहरिया टाउन कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करने के लिए उसकी एग्जाम्पल दी जा सकती है कि हम जिस रीजन पाकिस्तान में रहते हैं, इसका जो सबसे बड़ा मसला है वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको पाकिस्तान की पॉपुलेशन को समझना होगा कि आज हम ऑफिशियली 24 करोड़ की पॉपुलेशन क्लेम करती है गवर्नमेंट, पर एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त हमारे मुल्क की आबादी 30 करोड़ है और अगले 10 सालों के अंदर ये 50 करोड़ के करीब जा सकती है। ठीक है। तो पाकिस्तान की लैंड तो उतनी है, यहाँ आबादी तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मसाइल कराची जैसे शहर में भी मौजूद है। बहरिया टाउन कराची आज जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मौजूद है वो कराची में हमें नहीं मिलता। मौजूदा कोई भी डिजास्टर हम देखते हैं जो बारिशों की सूरत में कराची वालों ने फेस किया, उसके बरक्स बहरिया टाउन में रहने वाले लोग मुतमईन रहे। पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी जो प्रोजेक्ट्स में और शहरों में मसाइल आए, और बहरिया टाउन के वहाँ के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भी इस कदर मसाइल देखने को नहीं मिले। तो लिविंग को लेकर बहरिया टाउन आज फर्स्ट चॉइस है किसी भी पाकिस्तानी के लिए। अगर वो एक अच्छी रिहाइश इख्तियार करना चाहता है जहाँ तमाम कंफर्ट जोन में रहे, तमाम फैसिलिटीज के साथ रहे, तो बहरिया टाउन कराची उसकी फर्स्ट चॉइस बनती है। इन्वेस्टमेंट को लेकर हम देखते हैं तो बहरिया टाउन कराची आज 2022 में उसके रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स जिस कीमत पर आज मिल रहे हैं, अगर आज मैं एज अ डेवलपिंग साइट देखूं कि आज मैं बहरिया टाउन जितनी लैंड उसी लोकेशन पे एक्वायर करूं और इसी तर्ज की A+ डेवलपमेंट करूं, तो मैं एज अ डेवलपर आज की प्राइस जो बहरिया टाउन में है, इस प्राइस पर लोगों को ये प्रोडक्ट नहीं दे सकते। बिल्कुल। ये इस वक्त अंडर कॉस्ट है बहरिया टाउन।
क्योंकि बहरिया टाउन की डेवलपमेंट 2013 से 17 के दरमियान हुई। उस वक्त डेवलपमेंट कॉस्ट कुछ और थी, आज उसमें 100% से ज्यादा फर्क आ चुका है। तो मैं आज ये समझता हूँ कि बहरिया टाउन की जो इन्वेस्टमेंट वाला सेक्टर है वो सबसे ज्यादा मौजूद सेक्टर है, जिसमें आज आप कोई भी प्लॉट लेते हैं तो उसमें आपको 100% अगले 5 सालों के अंदर आपको अच्छा रिबेट मिल सकता है। क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कोई स्टॉक मार्केट की तरह नहीं होती। हमारा अलमिया ये है कि यहाँ हम प्रॉपर्टी लेके ये समझना शुरू कर देते हैं कि ओवरनाइट इसमें चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर्टी के अपने डायनेमिक्स हैं उसके बढ़ने के। बहरिया टाउन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। अब जैसे जैसे वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी में इजाफा होगा, जैसे जैसे माइग्रेशन होगी, तो वहाँ की प्रॉपर्टी के अंदर बूस्ट आना है, पर ये ग्रेजुअली होगा। नोमान साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि इन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स का फ्यूचर क्या है? क्योंकि हर 2 कदम पे एक प्रोजेक्ट इस वक्त स्टार्ट है, 3 to 4 years में उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि इतना पब्लिक बहरिया टाउन में मूव होगा? राइट, आपका सवाल को जवाब देने से पहले थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा मैं। 98-99 के अंदर कराची से थोड़ा सा दूर गुलिस्तान जौहर को आबाद करने का जब प्लान बना, उस वक्त भी वहां पर हजारों की तादाद में नए फ्लैट्स, नए डेवलपर्स आए और बिल्कुल ऐसी है। और लोगों का कॉन्सेप्ट ओल्ड एरिया में नाज़िमाबाद, गुलशन तक उस वक्त लिविंग थी। तो उस वक्त भी लोग यही सोचते थे कि यहाँ आके कौन रहेगा। तो मैंने शुरू में जैसे कि आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर तेजी से बढ़ती हुई आबादी और उसकी जरूरियात और मौजूदा जो लोगों की जहनी सतह, ये एंड्रॉइड वर्ल्ड है, लोग तमाम लग्जरीज के साथ रहना चाहते हैं और कराची शहर बेपनाह मसाइल का गढ़ बन चुका है। अब लोगों के पास फर्स्ट चॉइस अगर कोई है रहने की तो बहरिया टाउन कराची है, और कराची की एक बहुत बड़ी आबादी फ्लैट में रहना पसंद करती है, उसमें सिक्योर महसूस करती है। तो बहरिया टाउन कराची के अंदर आज आपको जो बेतहाशा प्राइवेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अगले 3-4 साल में फुलफिल हो जाएंगे, मैं ये समझता हूँ इसमें ऑक्यूपेंसी भी होगी, लोग आके रहेंगे भी। और पाकिस्तान के सारे शहरों में अगर हम मवाजना करें तो जो सबसे ज्यादा माइग्रेशन होती है वो कराची शहर में होती है। लोग इस्लामाबाद से, पिंडी से, पंजाब के दीगर शहरों से, केपीके के दीगर शहरों से, सिंध के अंदरूनी शहरों से, बलूचिस्तान से लोग अगर बिजनेस के लिए, स्टडी के लिए, किसी भी पर्पस के लिए अगर कहीं शिफ्ट होते हैं तो वो कराची को तरजीह देते हैं। और कराची के अंदर इस वक्त बहरिया टाउन ही उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, जो उनकी बेसिक जरूरियात हैं। सही। तो ये जो आज हमें बेतहाशा कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखाई दे रही है, अनकरीब आप देखेंगी कि इसके अंदर लोग आबाद होंगे इंशाल्लाह। और आपको थोड़ा सा और मैं अपना विजन बताऊं, थोड़ा सा अपनी राय दूं। अगर हम स्टडी करते हैं तो आज 2022 सितंबर के अंदर दुनिया की आबादी 7 अरब 30 करोड़ है। ठीक है। आज से 100 साल पहले 1922 आज ही के दिन सितंबर में दुनिया की आबादी 2 अरब थी। और इससे 100 साल पीछे आप चली जाएं, 1822 सितंबर में तो दुनिया की आबादी 1 अरब थी। तो दुनिया की जो लैंड मल्टीपल बढ़ रही है, अर्थ की लैंड उतनी ही है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से जो ग्रोइंग है कंस्ट्रक्शन की, वो शहर फैल नहीं रहे बल्कि ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। सही। तो पाकिस्तान के अंदर भी पॉपुलेशन लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल। तो अब लोग अपनी कंफर्टनेस पे कोई समझौता नहीं करते। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो कराची से भी हम बिलोंग करते हैं बिजनेस से, रियल एस्टेट से, और बहरिया टाउन में भी कर रहे हैं, तो आज लोग फ्यूचर प्लान अपना अगर देख रहे हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो देख रहे हैं, वो बहरिया टाउन कराची में देख रहे हैं। सही। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2013 से लेकर आज तक कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है, दुगना इजाफा हुआ है। ठीक है, लोगों ने फायदा भी उठाया है। लेकिन इस वक्त मेन इशू ये कि लोग कैसे ट्रस्ट करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत तेजी से बहरिया में हर 2 कदम के ऊपर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, जिसमें हम अपने क्लाइंट को कन्विंस करते हैं कि आप इसमें आपका एक इन्वेस्टमेंट भी होगा और एक अच्छी चीज आपको हैंड ओवर की जाएगी। लेकिन क्या होता है, मिड में कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है। बहुत सारी इश्यूज
इस वक्त खड़े हुए हैं, क्लाइंट रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो अपनी जमा पूंजी लगाई है और कॉन्ट्रैक्टर का अता पता नहीं। तो बहरिया इस बारे में क्यों कोई डिसीजन नहीं लेता, सेफ साइड क्यों नहीं देता लोगों को? हिना, आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरिया टाउन के प्राइवेट डेवलपर्स को लेके कि जो नया आने वाला क्लाइंटेज है वो किस डेवलपर्स पे ट्रस्ट करे, किस डेवलपर के साथ बुकिंग करे और कहाँ उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, इसको समझने के लिए बहरिया की पॉलिसीज को आपको समझना होगा। आज जो भी डेवलपर बहरिया टाउन में काम कर रहे हैं, बहरिया टाउन एज पर रूल्स उनसे तमाम एग्रीमेंट्स करता है और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तमाम कमिटमेंट्स को लेके उनको बाउंड करता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आपने इस ड्यूरेशन में डिलीवर करना है, इस लेवल की कंस्ट्रक्शन करनी है, तमाम एनओसीज लेता है वो। इसके बावजूद भी माजी में हम देखते हैं कुछ डेवलपर ऐसे रहे जिन्होंने बर वक्त प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किए और रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई होने की वजह से डिफॉल्ट कर गए या अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से डिफॉल्ट कर गए। इस तरह के लोग सिर्फ बहरिया टाउन में नहीं, पाकिस्तान में कहीं पे भी इस तरह के मसाइल आते हैं। पर यहाँ पे जो बहरिया टाउन कराची की एडमिनिस्ट्रेशन है उससे हमारी गुजारिश है कि इस तरह के मजीद इफेक्टिव ना बने, इसके लिए वो बिल्डर साइड कोई भी डेवलपर्स है उससे कोई ऐसी श्योरिटी की मद के अंदर डिपॉजिट ले अमाउंट कि वो अपने प्रोजेक्ट को फुलफिल करेगा। अगर नहीं करता और ओवर बुकिंग कर लेता है, ओवर पेमेंट्स मार्केट से ले लेता है, तो उसको बाउंड किया जाए, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए ताकि मजीद इफेक्टिव ना बने। बिल्कुल। और जो क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके आगे भी कुछ राय अपनी रखूंगा कि वो भी देखें, उन बिल्डर्स के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करें, एसोसिएट हो जिनका माजी के अंदर भी कोई प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ हो, जिनका प्रॉपर टीम, स्टाफ, जिनकी तमाम चीजें उनको क्लियर दिखें। आए, विजिट करें, ना कि सिर्फ एजेंट के कहने पे वो अपने रिबेट के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में उनकी इन्वेस्टमेंट करा दें और ना बिल्डर्स का पता हो, ना लोगों का पता हो। तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट डेवलपर्स काम कर रहे हैं जो कराची में भी डिलीवर कर चुके हैं और बहरिया टाउन के अंदर भी काम कर रहे हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि अपनी इन्वेस्टमेंट उन बिल्डर्स के साथ करें, उन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में करें जिनका माजी शानदार हो। आज कोई नया डेवलपर आता है और बहुत सस्ता आपको ऑफर करता है तो आप इजीली इन्वेस्टर ट्रैप हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को सामने रखें आप कि एक चीज मुमकिन ही नहीं है कि प्रीवियस प्राइस में आपको कोई बिल्डर डिलीवर कर सके। तो इसके लिए इन्वेस्टर को भी थोड़ा चूजी होना पड़ेगा, थोड़ी R&D करनी पड़ेगी। इसके लिए वो आपसे राब्ता करें, आपका एक एक्सपीरियंस है, हमारी टीम मौजूद है, कंसल्टेंसी चाहिए हम उनको प्रोवाइड करेंगे, कैटेगरी वाइज बिल्डर्स बताएंगे कौन सा बिल्डर ए कैटेगरी में, कौन सा बी में है, कौन सा सी में है, कौन सी लोकेशन बेहतर है। इसके लिए अपने कंसल्टेंट को लें और किसी को भी ब्रिज बनाएं और खुद भी रिसर्च करें, इसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आपको लगता है कि अगर पॉपुलेशन बहरिया में बढ़ती है तो बहरिया इसी तरह मेंटेन रहेगा जो इस वक्त है? क्योंकि बहरिया में आप भी हैं और मैं भी हूँ। हमारी नजर में बहरिया से बेस्ट ऑप्शन इस वक्त कोई भी नहीं है। ऑल ओवर कराची में कुछ भी नहीं है। लेकिन आने वाले 4 साल के बाद जब वहां की पॉपुलेशन बढ़ती है, आई थिंक इस वक्त 3 लाख के करीब लोग बहरिया में मौजूद हैं, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बहरिया का क्या हाल होगा? वो इसी तरह मेंटेन चलेगा? राइट। आपको समझना होगा बहरिया टाउन कराची ने जो अपना ऑक्यूपेंसी प्लान है वो ऑलमोस्ट 20 मिलियन से ज्यादा का प्लान किया हुआ है और उसी को सामने रख के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। कराची के कोई भी सड़क 400 फीट पे नहीं है। बहरिया टाउन का जिना एवेन्यू 400 फीट पे है, ईस्टर्न रोड 100 फीट के ऊपर है। तो बहरिया टाउन इंतजामिया इससे पूरी तरह वाकिफ है कि आने वाले वक्तों में इस कदर पॉपुलेशन को हमने कैसे मैनेज करना है। इसी के लिए इन्होंने 17 डैम्स बनाए, अपना ग्रिड स्टेशन बनाया है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इसको सामने रख के डिजाइन किया गया है। और माजी में भी बहरिया टाउन के जो प्रोजेक्ट हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर का फिर हवाला दूंगा, वो भी आज कामयाबी के साथ रन हो रहे हैं। सही है, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये भी बताएं कि ये सारी बातें अपनी जगह, हमारे पास बहरिया के अंदर काफी इंटरटेनमेंट चीजें मौजूद हैं, जिसमें से एक स्टेडियम है जो इन फ्यूचर में 2-3 साल के अंदर में भी स्टार्ट हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि जब हमारे पास स्टेडियम की ओपनिंग हो जाएगी और हमारे रेगुलर मैचेस होना स्टार्ट होंगे तो बहरिया का हाल भी कराची की तरह होगा कि रोड्स बंद कर दी जाएंगे, मेन जिना बंद कर दिया गया, सिक्योरिटी आ गई, सिंध सिक्योरिटी वहां पे मौजूद है। इस वक्त सिक्योरिटी बेस देखा जाए तो बहरिया की सिक्योरिटी वहां पर है,
कराची सिंध पुलिस वहाँ नहीं है, तो क्या सोचते हैं आप इस बारे में, क्या बोलेंगे? इसको तो बहुत इजी मैं आपको आंसर दूंगा कि बहरिया टाउन का स्टेडियम कल ऑपरेशनल होता है, तो उसके लिए कराची वाला मेथड नहीं अपनाया जाएगा कि नेशनल स्टेडियम के अंदर आपने मैच खेलना है और आपके लिविंग सदर टाउन के अंदर 5 स्टार होटल से आपने इतनी बड़ी मूवमेंट करनी है। आइंदा आने वाले दिनों में फ्यूचर के अंदर हम देखते हैं जब भी बहरिया टाउन कराची का ये स्टेडियम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर डिजाइन किया गया है, वो जब भी ऑपरेशनल होगा तो जो भी टीम्स खेलती हैं, चाहे लोकल हो चाहे इंटरनेशनल मैचेस हो, उन टीम की ऑक्यूपेंसी भी बहरिया टाउन के अंदर ही प्लान की जाएगी। ठीक है। आपकी नॉलेज में होगा कि 7 स्टार होटल भी ज़ेर तामीर है, हयात रेजेंसी, तो रफ्ता रफ्ता वो भी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा और वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें ऐसा लगता है कि प्लेयर्स ने, टीम्स ने वहीं स्टे करना है और शॉर्ट ड्यूरेशन होगी उनकी ट्रैवलिंग की। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि इन फ्यूचर में आप ये समझते हैं कि बहरिया को सिंध हुकूमत टेक ओवर कर सकती है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। इसके लिए इजी एग्जांपल है, हमारे पास DHA प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है, उनका अपना सिस्टम है, सारा ऑपरेशनल वो करते हैं। बहरिया टाउन कराची लाहौर में वाक़ है, तो LDO से ऑपरेट नहीं कर रहा, बहरिया टाउन के अपने इंतजामिया तमाम सर्विसेज दे रही है। CD है इस्लामाबाद के अंदर, बहरिया टाउन इस्लामाबाद को बहरिया टाउन की इंतजामिया ऑपरेट कर रही है। इसी तरह बहरिया टाउन कराची की भी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बहरिया टाउन की इंतजामिया की है। अलबत्ता इतने बड़ी जो ऑक्यूपेंसी को मैनेज करने के लिए जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, यहाँ पे नादरा का ऑफिस चाहिए होगा, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस चाहिए होगा, ये तमाम सर्विसेज भी मुस्तकबिल में यहाँ आ जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि बहरिया टाउन के रहने वाले को अपना पासपोर्ट बनाने के लिए यहाँ से 50-60 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़े। यहाँ पे तमाम चीजें होंगी जो बेसिक जरूरियात हैं। बाकी रही ऑपरेशनल, जैसे सफाई का इंतजाम है, पानी का है, बिजली, गैस, ये तमाम चीजें अंडर दी बहरिया टाउन इंतजामिया होंगी। नोमान साहब, मेरा एक सवाल और है आपसे। पहले तो आप मुझे बताएं, 2 सवाल हैं, बस इतना सही टाइम दे दें आप। पहला सवाल ये है कि बहरिया का टोटल रकबा क्या है, टोटल कितने एकड़ पे है, बाई किलोमीटर कितना है? और सेकेंडली ये है NOC की अभी बहुत बातें चल रही हैं, NOC मैं भी क्लियर नहीं हूँ, मुझे भी पता करना है और हमारे व्यूवर्स को भी पता करना है, जानना चाहते हैं कि NOC क्या है। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि NOC किस चीज की है। ये दोनों सवाल एक दूसरे से इंटरलिंक है। okay. सबसे पहले आपका सवाल है कि बहरिया का मौजूदा रकबा क्या है। बहरिया के मौजूदा रकबा से बेहतर है थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। NOC से एसोसिएट रकबा हम कर लें। बहरिया टाउन इंतजामिया ने जब सुप्रीम कोर्ट में 2019 में जो केस एंड हुआ मार्च में, उसमें जो अपना लेआउट प्लान दिया था वो 27,000 एकड़ का था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कट करके 17,000 एकड़ पे मुहैयत कर दिया। तो ये तो बहरिया टाउन कराची का ऑलमोस्ट जो मौजूदा सेलेबल एरिया है वो 17,000 एकड़ है। ठीक है। जिसमें 16,896 एकड़ को SBCA से NOC ली। आप पूछ रही हैं किलोमीटर्स में कितना है, तो जिना की जो किलोमीटर्स को आप देखते हैं, जो जिना जिस पे है, जिना एवेन्यू, ये ऑलमोस्ट अबरार एवेन्यू तक 45 to 47 किलोमीटर्स बनता है। फिर इसके बाद अबरार एवेन्यू है जहाँ बहरिया ग्रीन्स है, 61, 62, 63 एक्सपेक्टेड है, और कुछ फ्लैट साइट्स की डेवलपमेंट हो रही है जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इनिशिएटिव था लास्ट गवर्नमेंट का, उसके मुताबिक वहाँ कुछ फ्लैट्स बन रहे हैं। तो बहरिया टाउन की राइट लेफ्ट की डायमेंशन डिफरेंट है, कहीं पे ये 8 किलोमीटर में है, कहीं पे 7 किलोमीटर है, कहीं 15 किलोमीटर है, पर थ्रू आउट स्ट्रेट किलोमीटर्स को हम देखते हैं तो ये 50 अबव है। ठीक है। दूसरा आपका सवाल है कि NOC क्या है। NOC जो अभी ज़ेर बहस है और हर आदमी इस पे अपनी राय दे रहा है, इस NOC को समझने के लिए आपको सिंध गवर्नमेंट के बाई लॉस को समझना होगा। बहरिया टाउन कराची सिंध के शहर कराची और हैदराबाद मोटरवे के दरमियान एक लैंड पे वाक़ है। यहाँ के लॉस के मुताबिक जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और बना के बेचना चाहते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले उसकी तमाम डॉक्यूमेंट्स एज पर SPCA लॉ
آپ کو سبمٹ کرنی ہوتی ہے SPCA میں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں. ٹھیک ہے. جسے اسکروٹنی کرنے کے بعد، تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد، وہ آپ کو ایک NOC دیتا ہے جسے NOC فور سیل اور NOC فور ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں. پر بحریہ ٹاؤن کراچی کے جب سے آغاز ہوا آج تک اس کو SPCA سے NOC کے لیے اس نے رجوع پراپر نہیں کیا. ابھی جب جنوری 2019 میں ناصر حسین شاہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد بحریہ ٹاؤن نے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق اپنا لے آؤٹ پلان بنا کے MDA میں سبمٹ کیا، جس کا پبلک نوٹس ہوا، اس کو اپروو کیا گیا، پھر وہی اپروول گئی SPCA کے اندر، اور جو چیز ابتدا میں 2013 میں ہونی چاہیے تھی وہ بحریہ ٹاؤن انتظامیہ نے 2022 میں جا کے کی، تو ان کو NOC فور سیل اور NOC فور ایڈورٹائزمنٹ ملا، اور اس کے ساتھ تمام ڈیٹیلز بتائی گئی کہ کون کون سے ایریا سیلیبل ہیں اور کون سے ناٹ فور سیل ہیں. بہت واضح طریقے سے اس NOC کو پبلش کیا گیا، پریسنٹ کے نام کے ساتھ، کمرشل ایریاز کے ساتھ، اور جو امیونٹیز بحریہ نے دی ہوئی ہے، مسجد ہے، پارک ہے، ہاسپٹل ہے، گیلریز ہیں، اور ڈینزو ہے، تھیم پارک ہے، یہ تمام چیزیں نوٹ فور سیل ہیں، اس NOC کے اندر بتائی گئی. ٹھیک ہے. پر موجودہ بحریہ ٹاؤن کا محل وقوع اس NOC سے بہت بڑا ہے. اس کو آپ انڈرسٹینڈ میں چاہوں گا تمام ویورز ہمارے کر رہے ہیں، دیکھنے والے، کہ یہ پہلی NOC ہے، یہ پہلا ایک ایسا قدم ہے جو بنیادی طور پہ آغاز میں ہی لینا چاہیے تھا، پر بحریہ انتظامیہ اس کو اس وقت نہ لے سکی. کیا مائنڈ سیٹ تھا وہ بہتر جانتے ہیں، پر آج بھی لینے کے بعد انویسٹر حضرات اور وہاں کام کرنے والے جو بھی ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں، ایجنٹس ہو گئے جو وہاں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، ان سب کو ایک سیکیورٹی فیل ہوئی اور ان کی انویسٹمنٹ سیف ہو گئی، ایک اور اسٹیپ پہ چلی گئی. اس کے ساتھ جو موجودہ بحریہ ٹاؤن ہے، آنے والے وقتوں میں یہ آغاز ہے. اب بحریہ اسی طرح اگلا لے آؤٹ سبمٹ کرے گا MDA میں، اس کی اپروول لے گا. اسی طرح دیگر پریسنٹس جو رہ گئے ہیں، چونکہ اس NOC کے بعد مجھے بھی کئی کالز موصول ہوئی، کچھ ایسے پریسنٹس میں بھی لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے جو اس NOC میں شو نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. تو لوگ فکر مند ہیں، تو سب کو میں نے یہی کہا کہ یہ پہلا قدم ہے، اگلی NOCs بھی آنی ہے فیز وائز. اور اس میں ایک بہت بڑا رقبہ بحریہ گرین کا ہے، اور پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے فلیٹ ہیں، پریسنٹ 61، 62، 63 ہے، جس میں بہت ساری فائلز کو شفٹ کیا گیا ہے، اور بحریہ ٹاؤن نے ابھی تک اس کا لینڈ مارک واضح نہیں کیا. اس کو لے کے بھی بہت سارے الاٹیز تشویش کا شکار ہیں، چونکہ اس میں 61، 62، 63 کو لیتے ہیں ان پریسنٹ کو، تو اس کے اندر بہت تیزی سے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، مارکیٹ میں بہت تیزی سے فائل کا بزنس ہے، اور لوگوں کو جب ٹرانسفر مل رہا ہے تو لوگوں کو یہ امید ہے کہ یہ پریسنٹ بھی عنقریب بحریہ کہیں نہ کہیں لوکیٹ کرے گا. اور بحریہ انتظامیہ میں سمجھتا ہوں متحمل بھی نہیں ہے کہ مزید ایفیکٹس کو کریٹ کیا جائے، کیونکہ جتنا بڑا یہ برانڈ ہے بحریہ، اور جو اس کے روح رواں ملک ریاض حسین صاحب، جو ان کی طبیعت ہے، جو ان کی شخصیت ہے، اور اللہ نے جو مقام دیا ہے، وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ بزنس کرنے والا کوئی بھی آدمی نقصان میں رہے. تو یہ میری ارباب اختیار سے گزارش ہے، جس طرح میرے پہلے ولاگ کے اندر ایک گزارش کی تھی میں نے کہ ایفیکٹیز کو نئی آنے والی ڈیل کے اندر کہیں اسپیس دی جائے، تو بہت شکر گزار ہوں کہ 125 گز کی آؤٹ آف باؤنڈری فائلز کو انہوں نے بحریہ گرینز کے اندر اکوموڈیٹ کیا. آج پھر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پریسنٹ 61، 62، 63 کو بھی کہیں نہ کہیں ایلوکیٹ کریں، تاکہ لوگوں کی انویسٹمنٹ کو، سرمائے کو تحفظ ملے انہیں. اور ایک بہت بڑے والیوم کے اندر آج بھی ایفیکٹس منتظر ہیں کہ 23A کے ولاز ہیں، اسپورٹ سٹی کے ولاز ہیں، اور ان کے پلاٹس ہیں، اور بہت بڑی ایک تعداد ہے جن کی کالز ہمیں آتی ہیں، اور جو ہم سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، ہماری داد رسی کب ہوگی، ہم نے 9 سال ہو گئے انویسٹمنٹ کیے ہوئے، ہمیں کب اکوموڈیٹ کرے گی. بحریہ کے پاس آج نئی ڈیل دینے کے لیے تو زمین ہے، تو جو ہم لوگ اتنے سالوں سے انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہیں بحریہ ٹاؤن کے نام پہ، اور ہماری زندگیوں کی جمع پونجیاں ہیں،
ہمارے لیے کیوں کوئی بحریہ ٹاؤن سولوشن نہیں کرتا اور آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو ان تمام ویورز کے لیے میں اس پلیٹ فارم سے آواز اٹھا رہا ہوں بحریہ انتظامیہ سے بڑے ادب کے ساتھ کہ آج موقع ہے آپ کے پاس نئی ڈیل متعارف کروانے کے لیے لینڈ ہے اور آگے مزید اسپیس ہے، ان کو بھی کہیں نہ کہیں جلد از جلد اکوموڈیٹ کریں آپ۔ تھینک یو سو مچ۔ میرا سوال بھی یہی تھا ایک آخری کہ آپ پلیز اپنی آواز میں بحریہ مینجمنٹ کو ریکویسٹ کریں کہ یہ جو ڈسپیوٹ اور کینسل فائل ہے، لیکن آپ نے جواب دے دیا۔ تھینک یو سو مچ آج کے لیے، آپ نے ٹائم نکالا، اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، مجھے بھی رہنمائی ملی اور ہمارے ویورز کو بھی امید کرتی ہوں رہنمائی ملی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں آپ سے ضرور ملیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا مجھے اپنے رائے پیش کرنے کا، اور آپ کو اللہ پاک مزید بہت ترقی دے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ شکریہ، تھینک یو۔